एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। और मैंने कमेंट्स पढ़े थे, सबने बोला था कि मतलब एक आइडिया था कि बहुत सारी वीडियो बनाऊं, मतलब 1 घंटे की अगर वीडियो बनती है तो उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर अपलोड करो, जिससे क्या होगा पर वीडियो 500 व्यूज़ आएंगे, तो ऐसे 1500 व्यूज़ एक दिन के बन जाएंगे, जिससे तुम्हारी अर्निंग ज़्यादा होगी। हालांकि ये आइडिया बहुत बहुत बढ़िया है, मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन ना इस आइडिया में बस एक ही कमी है, मेरे पास फ़ोन इतना सही नहीं है। एक वीडियो डालने में ही दिक्कत हो जाती है। पता वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होती ना, ये दिक्कत है, वरना क्या बात थी, मैं तो लंबी-लंबी वीडियो बना लूँ, मैं तो पता नहीं क्या-क्या कर लूँ, सब हो जाएगा काम। लेकिन बस यही तो दिक्कत पड़ती है, ये सब जब नया फ़ोन आ जाएगा ना तब मैं कर पाऊँगा। अभी बस यही एक ऑप्शन है कि तुम लोग एक काम करा करो, वही जा-जा के हर जगह पे बता दिया करो कि यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, यहाँ पे देख लो, मानहुआ के बाद की स्टोरी है। इतना बता दो, इस चैनल पे जाके देख लो, बस इतना कर दो काफ़ी है। इसी तरीके से हम अपने व्यूज़ अभी बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट्स डालना शुरू करूँगा तब व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिलता, फ़ोन भी अच्छा नहीं है तो शॉर्ट्स बन नहीं पा रहे हैं। वरना मैं बहुत बेहतरीन-बेहतरीन एडिटिंग वाली चीज़ों का मतलब करके बना लेता। देखता हूँ आगे क्या होगा, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, एपिसोड 149। लेट्स स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, माँ होंग्यन का सीन चल रहा था। माँ होंग्यन के ऊपर ना दोबारा से ट्राई करा गया लेडी के द्वारा, ये वही लेडी थी ओल्ड एंड सक्टर शिवू की वाइफ, वो रिफाइनमेंट पाथ की बंदी, वही ट्राई करे जा रही थी और बार-बार ये फेल हो रही थी। दिक्कत ये थी ना, ये फेल तो हो रही है, ऊपर से क्या हो रहा है, मा हूँग्युन का लेवल अप हो रहा है। ये बंदा मा हूँग्युन रैंक 5 के पीक स्टेज पर पहुँच चुका है। एक और ऊपर बड़ा बंदा इमॉर्टल बन जाएगा। इतनी बार मतलब लड़की फेल हो गई है लेडी, और ये बंदे का लेवल अप हुआ जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, मा हुयन को ये बात ही नहीं पता कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ज़ाओ लियानुन ने भाई खतरनाक चीज़ कर दी है, जिसकी वजह से ज़ाओ लियानुन की वजह से अब बहुत सारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एसेट आपस में मिलकर एक आर्मी बना के भाई सीधा रेस्क्यू करने आएँगे मा हुयन को। और वो पॉसिबल हो पाया है किसकी वजह से? अपना ड्यूक लॉन्ग जाग चुका है, अवेकन हो चुका है, और उसने ही ऑर्डर दिया है कि सब माननी पड़ेगी, जो भी बात बोलेगी ज़ाओ लियानुन उसकी बात माननी पड़ेगी। हो सकता है कि वो लव गू की वजह से कह रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं लव गू भाई कुछ भी कर सकता है, लिटरली वो भाई हैकर जैसा गू है, मिरेकल तक कर सकता है। तो हम कुछ मतलब उसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, अपनी मर्ज़ी से करता है। तो वो सोच रहा होगा शायद कि ज़ाओ लियानुन को अगर मैं खुश कर दूँ तो क्या पता कोई मिरेकल हो जाए, कुछ बढ़िया खतरनाक चीज़ हो जाए। तो हो सकती है ऐसी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट, अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, एक गाँव में रंबल की साउंड आती है, रंबल-रंबल, एकदम पहाड़ में ज़बरदस्त कंपन सी हो गई थी और बहुत सारे पत्थर, मिट्टी सब गिरे जा रहे थे। जैसे एक बहुत बड़ा वो होता है ना अर्थक्वेक आना, वैसा हो जाता है। तो आवाज़ आती है, "जल्दी भागो, जल्दी भागो!" दूसरा कहता है, "मैं मरने वाला हूँ।" तीसरा कहता है, "पापा कहाँ हो? मुझे अकेला मत छोड़ो।" ऐसे-ऐसे आवाज़ें आ रही होती है गाँव में। ये तबाही देखकर जो मतलब अफ़रा-तफ़री मच गई थी हर तरफ। हर तरफ लोग भाग रहे थे, कुछ ज़मीन पर गिर गए, बच्चे इधर से उधर रो रहे थे, कहीं उधर से भाग रहे थे, लोग इधर से उधर भाग रहे थे। इस सब के बीच बिना किसी नोटिस किए एक एक मान लो एक चीज़ ना आसमान में त तैर रही थी। एक शक्ल टाइप की चीज़, बहुत अजीब-सी थी, वो तैर रही थी। वो था रैंक 7 का गू इमॉर्टल, रैंक 7। उसने एक सिल्की रोब पहना हुआ था, लंबे-लंबे एकदम बाल थे, कंधे तक आ रहे थे और शरीर पतला था और लड़की जैसा लग रहा था, कोमल टाइप का। वो अजीब तरीके से ना मतलब नीचे गाँव की तरफ ही देख रहे थे, तो कहा ये मड फ्लो कुछ अजीब है। उसे कुछ अजीब लगा जो भी चीज़ थी ये। अब ये गुई मॉडल चाहे लड़की हो या लड़का पता नहीं, लेकिन कह रहा था कि बहुत अजीब है, अभी तो लड़का ही मानेंगे इसको। आम तौर पर मड फ्लो से पहले तेज बारिश होती है, पर यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है। तो ये जो मड फ्लो है ये हुआ कैसे? बिल्कुल वही बात कह रहा है कि ये जो होता नहीं है बर्फ वाली जगह होती है जहाँ पे लैंडस्लाइड आ जाती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है बर्फ नीचे गिर जाती है, लोग मर जाते हैं दब के। सेम यहाँ पे भी लैंडस्लाइड आई हुई थी, जिसकी वज़ह से ऐसा कुछ हो रहा था। दरअसल आस-पास के 10,000 ली के एरिया में एनवायरनमेंट उसने खुद ही मॉडिफ़ाई किया था ताकि हर साल एकदम फसल अच्छे से हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक एक डिज़ास्टर आ गया खतरनाक वाला, एक आपदा आ गई। अचानक पहाड़ के पत्थर फट गए, नीचे से एक बड़ी-सी ब्रास बेल एकदम सॉरी बेल कहते हैं शेल शेल उभर के आई। ब्लू रोब वाला इमॉर्टल आसमान में एकदम देख रहा था, उसको देखे जा रहा था कि ये है क्या? फिर उसने ना हल्की सी उसकी तरफ देखा और ध्यान से देखा तो पता चला, ओह! ये तो स्वैम्प क्रैब है। और जब इसने बताया ना ये स्वैम्प क्रैब है, तो इसका नाम भी हमें पता चलता है, इसका नाम था मू लिंग लान। और ये कोई आम जानवर नहीं था स्वैम्प क्रैब, ये था एक डेसोलेट बीस्ट। उसका शेल लोहे जैसे भी मजबूत था, उसकी आँखें एवोल्यूशन में खत्म हो चुकी थी, कोई वीकनेस नहीं बची थी। 10 जोड़े क्लॉज़ थे उसके, यानी 10 पैर वाला। पहला पैर तो इतना पावरफुल था उसका, वो केकड़े वाला जानते हो ना सब तोड़ देता है, वैसा वाला था।
एकदम पहाड़-वहाड़ तोड़ डाले, 2 टुकड़ों में काट दे किसी भी चीज़ को। बाकी क्लॉथ थोड़े पतले थे और अब तो वो 100 साल पुराने से मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है ना, तो एकदम बहुत मोटा भी हो गया था। मू लिंगलान के चेहरे पर स्माइल आई। वो कहता है वो वाटर पाथ कोई इमॉर्टल तो था, तो स्माइल आई बंदे की। कहता है स्वयं क्रैब में अर्थ और वाटर पाथ के दाव-मार्क दोनों थे। अगर वो इसे मार दे तो काफ़ी कुछ मिल सकता है, इमॉर्टल मटेरियल प्लस दाव-मार्क भी मिल जाएँगे। मू लिंगलान सोचता हुआ कहता है ये सिर्फ़ डेसोलेट बीस्ट है। अगर मैं इसे पालूँ तो ये मडी स्वयं क्रैब बन सकता है। हाँ, मड कोट स्वयं क्रैब तक तो पॉसिबल नहीं, वो इम्मोरियल लेवल का होता है, पर मडी वर्ज़न तो ट्राई कर सकता हूँ ना। सोच के ही उसने अटैक स्टार्ट करा। उसने हाथ अपनी बड़ी-सी स्लीव्स से एकदम निकाले और सफ़ेद-सफ़ेद एकदम त्वचा थी भाई उसकी, पतली-पतली उँगलियाँ जिन पर मल्टी कलर्ड लाइट चमक रही थी। वो अपने गुवम कंट्रोल कर रहा था, बॉडी से अनेक गुवम एनर्जी निकाल रहा था। मॉर्टल भी थे और इमॉर्टल लेवल के भी गुवम थे। सारे बहुत कॉम्प्लेक्स ऑरा निकाल लेते थे। स्वयं क्रैब बिना आँखें खोले भी अपने इंस्टिंक्ट से समझ गया कि सामने डेंजर है। वो पहाड़ के अंदर घुसने लगता है। उसका जो आधा शेल था मिट्टी में छुपा हुआ था। पर तभी मू लिंगलान ने एकदम भाई रेडी हो गया और अपना इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करा और एकदम दोबारा से रंबल आवाज़ आई। नीला पानी समुंदर की तरह हवा में बना और क्रैब की तरफ एकदम चढ़ गया। क्रैब इतना बड़ा था कि बच नहीं सका और लहरों में एकदम भाई बहने चला गया, एकदम उसका बॉडी बहने लग गया। पर उसका हेवी बॉडी हिल ही नहीं रहा था। लहरें तो जा रही हैं और बह जा रहा है, लेकिन ज़्यादा हिल नहीं पा रहा। एकदम जब पैर जमा लिए ना उसने, तो हिल ही नहीं पा रहा। थोड़ा-सा हिला था लेकिन आगे नहीं हिला। और जैसे इसने सब देखा तो बोला कि फिर भी तू कितना ही सह लेगा, विक्ट्री तो मेरी ही होगी। उसने उँगलियाँ इतनी फ़ास्ट मूव करी, अपनी उँगलियों से वो वाटर को कंट्रोल कर रहा था, लहरों को अपनी उँगलियों से कंट्रोल कर रहा था। इसलिए अपनी उँगलियों को इतना फ़ास्ट इसने मूव करा कि भाई वो सँभाल नहीं पा रहा, इधर से उधर एकदम घूमे जा रहा है स्वयं क्रैब। पानी में एक डीप स्पाइरल बना दिया जिससे स्वयं क्रैब अटक गया। वो हिल नहीं पा रहा था, बस घूम रहा था इधर से उधर। मू लिंगलान थोड़ा-सा हाथों के मोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, "अब पानी की सुनामी देख।" बड़ा-सा टाइडल वेव लाया और बूम आवाज़ आई। वो सुनामी जाके क्रैब शेल पे लगी। शेल में एक बड़ा-सा डेंट पड़ गया। क्रैब वहीं बेहोश हो गया। मू लिंगलान ज़ोर से हँसा, हाथ उठाता है और एक पानी का जेट गीज़र टाइप का कुछ शूट करता है। एकदम होता है, वाटर गन होती है ना पोकेमॉन वाली, वही टाइप की। क्रैब के ऊपर जाती है और लगती है। उसने अपना इमॉर्टल प्राइमेसी खोला और स्वयं क्रैब को अंदर स्टोर कर लिया एकदम उठा के। विलेजर्स जो नीचे से थे वो एकदम चिल्ला रहे थे, कहते हैं, "अरे वाह! इमॉर्टल, वो तो एक इमॉर्टल है।" दूसरा कहता है, "धन्यवाद लॉर्ड इमॉर्टल, आपने हमारा गाँव बचा लिया।" तीसरा कहता है, "इमॉर्टल ने तो पहाड़ वाले जैसे क्रैब को भी हरा दिया। वाह इमॉर्टल वाह!" सब लोग शॉक में थे, फिर खुशी से चिल्लाने लगे, एकदम भाई झूम उठे थे। मू लिंगलान हल्का सा स्माइल करा। एक्चुअली फाइट के दौरान भी उसने वेव्स को कंट्रोल करके सारे पत्थर जो गिर रहे थे ना उनको हटा दिया था। तभी आसमान से एक आवाज़ भी आती है, जैसे एक्सपेक्ट किया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का मशहूर वाटरपाथ गो इमॉर्टल मू लिंगलान, ये आवाज़ आई। मू लिंगलान ने अपनी फिंगर्स मूव करके पूरा पानी वापस स्टोर करा, क्लाउड्स में उड़ गया। वहाँ एक और गो इमॉर्टल उसका वेट कर रहा था। वो भी ब्लू रोब में था, स्क्वायर फेस था उसका और मोटे-मोटे आईब्रोज थे, टॉल नोज़ थी और दिख रहा था एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा था। राइटियस ऑरा निकल रहा था, तो पता चल रहा था कि राइटियस बन। मोलिंग लान मुस्कुराया और बोला, "ओ सीनियर, शी आ गए आप क्या?" शी जी इसका नाम था। शी जी ने भी स्माइल किया और जवाब दिया, "हाँ, अभी-अभी आया हूँ। सोचा नहीं था कि तुझे स्वयं क्रैब को कंट्रोल करते देख लूँगा और देख भी लिया।" मोलिंग लान ने हाथ हिलाकर बोला, "अरे सीनियर, मेरी ट्रिक्स तो आपके सामने छोटी-सी चीज़ें हैं। वैसे सुना है आपको भी हेवनली कोर्ट ने नॉर्थर्न प्लेन्स बैटल के लिए बुलाया है?" शी जी ने सर हिलाकर बोला, "बिल्कुल, तुम्हारा भी नाम लिस्ट में है, तो क्यों ना साथ चलें?" मू लिंगलान खुश होकर बोला, "मेरे लिए तो ये बहुत हॉनर की बात होगी सीनियर।" दोनों इमॉर्टल एक साथ निकल पड़े। पीछे मॉर्टल्स आसमान की तरफ देखते हुए हैरान रह गए। रास्ते में मू लिंगलान और शी जी बात कर रहे थे। दोनों रैंक 7 थे, पर सी जी ज़्यादा सीनियर था यहाँ पे। उसने 2 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन पास किए थे, जबकि मू लिंगलान अभी पहले तक ही नहीं पहुँचा था। इसलिए मू लिंगलान एडवाइस ले रहा था शी जी से कि कुछ बता दो, सिखा दो। कुछ देर बाद शी जी अचानक रुक गया, हवा में फ्लोट करते हुए नीचे उतर आया। मू लिंगलान एकदम से हैरान हुआ, कहा, "ये गैदरिंग पॉइंट तो नहीं लगता।" शी जी मुस्कुराया, कहा, "मुझे माफ़ करना, मेरा बेटा ज़ेंग यी अभी-अभी एक्सेशन ट्रिब्यूलेशन पास करके गो इमॉर्टल बना है, लेकिन उसको अभी एक्सपीरियंस कम है। बचपना ज़्यादा है, मैं सोच रहा था कि इसे भी साथ ले जाऊँ नॉर्थर्न प्लेन्स में ट्रेनिंग के लिए।"
मूल इग्नान समझ गया कि मतलब सिखाना बताना चाह रहा है, उसको थोड़ा बताएगा। तो उसने भी अच्छा बोला। तो ये बात वो समझ गया और उसी डायरेक्शन में शीजी को देख रहा था। नीचे बादल के नीचे एक छोटा-सा शहर था। शहर में ना कई बिल्डिंग्स थी, एक रेस्टोरेंट था और एक रेस्टोरेंट में ना एक स्टोरी कहानी सुना रहा था। एक स्टोरी टेलर होगा, कोई सुना रहा था जस्टिस और हीरोइज़्म की, कोई जस्टिस और हीरोइज़्म, हीरो वाली बातों वाली कहानी। तो आवाज़ आती है, गुड किल। एक जवान लड़का जिसके मोटे एकदम भाई मोटा टाइप का था, फार्मर जैसी ड्रेस पहना हुआ था, इनोसेंट आँखें थी, वो खुशी से चिल्लाया जब हीरो ने एक मतलब बेकार इंसान को मार दिया, एक बुरे इंसान को मारा होगा, गरीबों की मदद की होगी तो ये बंदा चिल्लाया। वो एक चिल्लाहट से पर्दे तो हिल गए, स्टोरी टेलर शॉक हो गया और रुक गया। बाकी मेहमान बुरा मान गए, कहें कि अरे चिल्ला क्यों रहा है? दूसरा कहता है अचानक चिल्लाया तो डरा दिया। तीसरा कहता है स्टोरी सुनाओ यार चुपचाप वरना निकल जाओ यहाँ से। छोटे किसान, लड़के का चेहरा लाल हो गया। उसने भाई सर को एकदम खुरेचर कहा सॉरी सबको सॉरी। वो एक्साइटेड हो गया था ना इसलिए चिल्ला पड़ा था। सबने उसका पोलाइट अपोलॉजी सुना और सब शांत हो गए। वो लड़का वापस बैठ गया लेकिन फिर उसका चेहरा बदला और अचानक से खड़ा हो गया। टेबल और चेयर सब उड़ गए। लोग और गुस्सा हो गए, कहने लगे अब क्या हुआ भाई? मार खानी है क्या तुझे? तभी लड़के के शरीर से लाइट निकली और वो एक तीर की तरह विंडो से तोड़कर आसमान में उड़ गई। रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे। वो लड़का शीजी और मू लिंगलान के सामने आया और हाथ जोड़कर पोलाइटली बोला, शी शेंगी। बेटा था ये शी शेंगी, जो मोटा शायद ये अलग तरीके से बैठा होगा और शहर में बैठा होगा। लोग इसे समझ रहे होंगे कि ये किसान है, लेकिन असल में एक इमॉर्टल था। तीनों इमॉर्टल साथ में सफ़र करते रहे। कुछ दिन बाद वो एक माउंटेन रेंज में पहुँचे। वहाँ एक इमॉर्टल गो हाउस था। छोटा सुंदर पवेलियन था, जहाँ हर जगह पे ना बर्ड्स एकदम केजेस टाइप की थी और लटके हुए थे। पक्षियाँ उसके अंदर थे और गुनगुना रहे थे। ये था हेवनली लोटस सेट का कैनरी पवेलियन। शी जी ने देखकर कहा, सुना था इमॉर्टल को हाउसेस भी नॉर्थर्न प्लेन्स अटैक में भेजे जा रहे हैं। तो ये है हेवनली लोटस सेट का कैनरी पवेलियन। ये फ्लाइंग बीस्ट को कैप्चर करने में एक्सपर्ट है और फास्ट मूव करता है। अच्छी चॉइस है। मू लिंगलान बोला, हेवनली लोटस सेट को जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वंडरबल ने बनाया था। उसके पास सबसे ज़्यादा इमॉर्टल को हाउसेस थे, इसलिए उनका एक और हाउस आना नॉर्मल ही है। यानी शायद इनके 2-3 हाउस जा रहे होंगे इसलिए। शी ज़ेंग ने पूछा, ये बेटा था, कहता है हेवनली लोटस सेट के पास कैनरी पवेलियन और यू यांग पैलेस और हेवनली पूल, क्या चौथा और कुछ भी है? मू लिंगलान हंसा, कहा लिटिल ये तुझे शायद पता नहीं, रिसेंटली उन्होंने चौथा इमॉर्टल गो हाउस बनाया है पर उसका नाम सीक्रेट रखा गया है। शी जेंगी ने, ये जो बेटा था, दोबारा कहता है सीनियर मू लिंगलान स्प्लिट बटरफ्लाई वैली से हैं। वो लोग शायद इन्फोपाथ में एक्सपर्ट हैं इसलिए उन्हें सीक्रेट पता होगा, लेकिन हेवनली लोटस सेट के पास अब टोटल 4 इमॉर्टल गो हाउसेस हैं। ये तो सच में सरप्राइजिंग चीज़ है। मू लिंगलान ने स्माइल करते हुए बोला, ओ सीनियर शी आ गए आप। ओ सॉरी सीनियर शी आ गए हो। सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया मैं। मैंने ना दोबारा से वही लाइन पढ़ दी थी कि वो शी जी आ गए आप देख रहे थे, वो नहीं, लास्ट लाइन जो थी वही था। अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे। अब यहाँ पे ना सीन शिफ्ट हो चुका था, दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट स्पिरिट इन्फिनिटी हाउस का सीन। ज़ाओ लियनन कहते हैं इमॉर्टल किलर मूव, मीटियोर रेन। जैसे उसने चिल्लाया एक ब्राइट लाइट उसकी बॉडी से एक्सप्लोड हुई, वो रोशनी सीधा आसमान की तरफ उड़ी और एक और सेकंड मतलब कुछ सेकंड में गायब भी हो गई। अगले ही मोमेंट में वो सफ़ेद जैसा स्पेस जो एक गू फॉर्मेशन जैसा बना हुआ था, ब्लू इंक से भर गया और पूरा डीप ब्लू बन गया। शूश आवाज़ आई, काउंटलेस मीटियर आसमान से गिर रहे थे, बिल्कुल एरो जैसा स्टॉर्म आ गया था। सीन एकदम मैजेस्टिक लग रहा था, आंखें वहीं अटक जाएँ ऐसा लग रहा था। वो मीटियोर सीधा एक हिल साइज़ के डेसोलेट बीस्ट टॉर्टोइस पे गिरा। टॉर्टोइस ने अपने चारों तरफ के मतलब जो हेड वेड था, शेल वेल था, सबको अच्छे से खींचा ताकि वो शेल के अंदर जाए और बच सके। जब मीटियोर उसके शेल पर गिरा तो हर जगह फ्रेगमेंट बिखर गए, लेकिन जो बचे हुए मीटियोर थे वो टॉर्टोइस के आसपास बिखर गए और छोटे-छोटे गड्ढे बना दिए, क्रेटर बन गए। मीटियोर रैन करीबन 20 साँसों तक चला, यानी 20 सेकंड मान लो। ज़ाओ लियनन का पूरा बॉडी एकदम पसीने से भीग गया, साँस तेज़ चल रही थी। तब एक आवाज़ आई, एक आवाज़ गू फॉर्मेशन के अंदर से आई। कहा, वो जो वॉइस थी वो कहती नॉट बैड। ज़ाओ लियनन तुम मीटियोर रेन में काफ़ी स्किल्ड हो गई हो। अब अपना डिफेंसिव किलर मूव ट्रेन करो। जैसे ही वो आवाज़ गई, वो टॉर्टोइस बॉडी टूटकर ब्लैक क्रोज़ में बदल गई। थाउज़ेंड्स ऑफ क्रोज़ सब एकदम से ब्लैक एरो जैसे फ्लाई कर रहे थे, स्ट्रेट ज़ाओ लियनन की तरफ शूट करते हुए। ज़ाओ लियनन की आँखों में लाइट चमकी, उसने दाँतों को एकदम भाई दबा लिया। क्रोज़ तक मतलब क्रोसेस तक पहुँचने वाले थे, उससे पहले अपना डिफेंसिव किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। एकदम से उसकी बॉडी के अराउंड सिल्वर लाइट का एक लेयर बन गया। वो थिन सिल्वर शील्ड ने उस क्रोस के इम्पैक्ट से और उसकी तेज़ खरोच के अटैक से उसे बचा लिया। और जब अटैक हुआ था ना, सिंपल सी अगर
बोलूँ तो ज़ाओलियन के ऊपर अटैक हुआ क्रोस से। ये क्रोस शायद किसी का मूव होगा जिसकी वज़ह से टॉर्टॉइस में भी बदल गया था, ऊपर से ये अटैक करने भी आ रहा था। ये अटैक आया, इस ज़ाओलियन को पूरा का पूरा कवर कर लिया, लेकिन इसका डिफेंसिव मूव ऑन हो चुका था ज़ाओलियन का, तो बस उसको सराउंड कर रखा था, बस चिर्प-चिर्प साउंड आ रही थी बाहर से। ज़ाओलियन का फेस बहुत हेवी एक्सप्रेशन में था, उसको महसूस हो रहा था कि उसका इमॉर्टल एसेंस सुपर फास्ट तरीके से खत्म हो रहा है। ज़ाओलियन कहती है आई एवर थिंक ऑफ अ प्लान, मतलब उसके पास कोई प्लान-व्लान होगा, उसने सोचा होगा बढ़िया-सा। उसका आइडिया आता ही उसने वो डिफेंसिव किलर मूव एक्टिवेट करना स्टार्ट करा और अपना फर्स्ट ट्राई में ही वो सक्सेसफुल हो गई। यानी पहले जो थिन लेयर थी उसकी वो पता नहीं उसने क्या करा यार, पहले तो अटैक को रोक रखा था लेकिन और पता नहीं रोक लिया। ज़ाओ लियूनियन आगे कहते हैं इमॉर्टल किलर मूव लाइफ लॉकिंग सिल्वर चेन। ये सिल्वर शील्ड के अंदर से ही 6 सिल्वरी चेन शूट होकर बाहर निकली। वो चेन्स एकदम से ड्रैगन की तरह मूव कर रही थी, एलिगेंट और पावरफुल थी। वो क्रोस के ग्रुप के बीच से घुस गई और सबको स्टैप करते हुए मारने लग गई नॉन स्टॉप, एकदम मारे जा रही थी। बहुत सारे क्रोज़ मर गए। थोड़ी देर में ज़ाओ लियूनियन के अराउंड जो 10 ली एरिया था यानी 10 ली के एरिया था, वहाँ पे ना जितने भी क्रो थे सब के सब कोई नहीं ज़िंदा बचा, सब मर गए। वो सिल्वर चेन्स एक सर्कुलर सिलेंडर के ट्रांसफ़ॉर्म हो गई थी और पूरी तरह से ज़ाओ लियूनियन को एकदम प्रोटेक्ट कर रही थी। एकदम उसके अराउंड घूमे जा रही थी। जो भी क्रो अटैक करते, वो भाई फट जाते उससे। ज़ाओ लियूनियन कहती है इमॉर्टल किलर मूव सीरियसली अमेजिंग है। अटैक भी करता है और डिफेंड भी करता है। इस पहली फाइट में इसका इफ़ेक्ट इनक्रेडिबल था। ज़ाओ लियूनियन तो बहुत खुश थी। वो फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा गो इमॉर्टल अंदर ही अंदर सोच रहा था। गो इमॉर्टल कहता है ये ज़ाओ लियूनियन सच में एक अदरवर्ल्डली डीमन है। उसका कल्टीवेशन लेवल रेलिक गू के थ्रू रैंक 5 तक रेज़ किया गया है। रेलिक गू अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये वही गू है जिसके थ्रू अपना अपना लेवल कर सकते हो ऊपर। अगर लेकिन इसमें एक दिक्कत है यार, रेलिक गू ना तुम्हें डायरेक्ट स्टेज से ऊपर नहीं ले जाता था। यानी ऐसा होता था कि तुम रैंक 3 पे हो तो रेलिक यूज़ करोगे, रैंक 3 का तो तुम अपर पे जाओगे, पीक पे जाओगे, यानी मिड इनिशियल से मिड, मिड से अपर, अपर से पीक ऐसे जाओगे, लेकिन पीक से ऊपर जाने के लिए 4th पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता था। अब ये नहीं पता रेलिक गू से उसने ब्रेक थ्रू भी कर दिया, ये नहीं पता था। पता नहीं, जो भी हो आगे देखते हैं। ये लोग को कोई कमी तो नहीं होगी इनके पास, हेवेनली कोड के पास तो रैंक 5 के ऊपर भी पहुँच चुके थे। और अब हेवेनली कोर्ट ने उसको पैंथम प्राइमल से भी दे दिया था इमॉर्टल वाला, तो इमॉर्टल एसेंस भी दिया था, तब से उसका टैलेंट शाइन करने लगा था। उसकी बैटल टैलेंट भी वीक नहीं थी और इतनी कम प्रैक्टिस के बाद वो इमॉर्टल किलर मूव परफेक्ट तरीके से प्रोफिशिएंट हो गई थी यूज़ करने में। ऑफ कोर्स ये इमॉर्टल किलर मूव स्पेशली ज़ाओ लियूनियन के लिए हेवेनली कोर्ट ने चूज़ किए थे। वो पावरफुल थे, ईज़ी टू कंट्रोल थे और कम गू वर्म्स यूज़ करने पर भी बहुत अच्छा खासा इफ़ेक्ट देते थे और सिंपल थे। गो इमॉर्टल यहाँ पे जो था इसके साथ जो था ज़ाओ लियूनियन के साथ, वो कहता है ऑलराइट हम नेक्स्ट तुम्हारे हीलिंग मेथड्स ट्रेन करेंगे। तुम्हें इंजरी लगेगी बट डोंट पैनिक, डरना मत उससे, नॉर्मल परफॉर्म करो, इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करोगी तो रिकवर हो जाएगा। ज़ाओ लियानुन ने बस अपना हेड शेक कर दिया कि यस मैं यस करा और देखा कि उसके आसपास ना क्रोस गायब हो गए, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से वरी वाले हो गए। ज़ाओ लियानुन कहती है मैं हाफ ईयर से गू फॉर्मेशन में ट्रेनिंग कर रही हूँ, अब मैं नॉर्थन प्लेन्स के रेस्क्यू मिशन के लिए निकल सकती हूँ। गू इमॉर्टल कहता है वरी मत करो, ये एक टाइम पाथ गो फॉर्मेशन है, बाहर का एक दिन यहाँ 1 साल है, तुम्हारा टाइम टाइट है। गो इमॉर्टल्स की बैटल सिर्फ ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं करती, एक्चुअल कॉम्बैट और बहुत सारे चीज़ों और सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। ज़ाओ लियनन कहती है तो मुझे एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग दो ना। ये टाइम पाथ सुपर गो फॉर्मेशन स्पिरिट एफिनिटी हाउस से मतलब ली गई थी, लेकिन अंदर होने वाली चीज़ हेवेनली कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा था। अब सीन दिखाया जाता है हेवेनली कोर्ट का। फेरी ज़ीवी ने स्क्रीन पर देखा ज़ाओ लियनन की अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई है और उसका फेस भी थोड़ा-सा वरी वाला था कि अरे ये तो स्टार्ट भी हो गया। फेरी ज़ीवी कहती है लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, क्या आपको लगता है कि सिर्फ़ ऐसी ट्रेनिंग से ज़ाओ लियनन बैटलफ़ील्ड के लिए रेडी हो जाएगी? ये सब बहुत ही रश्ड है, यानी बहुत जल्दी-जल्दी में हो रहा है। उसकी बैटल स्ट्रेंथ एक तरीके से रिलायबल नहीं है। ड्यूक लॉन्ग ने हाफ किलोग्राम ट्रू ड्रैगन हेवनली वाटर पिया था, जिसने सिर्फ़ उसकी लाइफ़ बचाई थी। बेयरली वो बस जैसे-तैसे ज़िंदा बचा था, अभी बहुत वीक स्टेट में था। इस टाइम फेरिस ज़ीवी के सामने बैठा था, दोनों के बीच एक चेस बोर्ड पड़ा था। ये चेस बोर्ड ऑर्डिनरी नहीं था, ये एक इमॉर्टल गू हाउस था, पर्सनली स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल ने बनाया हुआ स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड। ये विज़डम पाथ रिडक्शन में नंबर 1 था, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल था। फेरिस ज़ीवी नॉर्मली क्वालिफाइड नहीं थी इसके लिए, बट जब ड्यूक लॉन्ग रिकवर हुआ, उसने तुरंत ही हेवनली कोर्ट की ट्रेज़री से ये लेजेंडरी इमॉर्टल गू हाउस निकाल लिया और फेरिस ज़ीवी को दे दिया।
इससे उसकी डिडक्शन एबिलिटी टेरिफाइंग लेवल पर बढ़ गई, यानी अब बहुत खतरनाक हो चुकी है फेरी ज़ीवी। शायद अपने बुढ़ऊ के बराबर हो गई। सोच रहे होगे कौन-सा बुढ़ऊ? तो ये वही वाला बुढ़ऊ है जो हेवनली कोर्ट का पहले लीडर था। वो क्या नाम था? वो हेवनली कोर्ट ओवरसीइंग टावर लॉर्ड। वो मर चुका है, लेकिन अब शायद उसके बराबर तो हो गई होगी या उससे भी ज़्यादा ऊपर। फ़ेरिज़ी के डाउट सुनकर ड्यूक लॉन्ग हल्का सा स्माइल करता है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, हम ज़ाओ लियनन पर डिपेंड नहीं कर रहे। मैं खुद भी उस पर डिपेंड करने वाला थोड़ी ना हूँ। फ़ेरिज़ी की आँखें शाइन करती हैं। फ़ेरिज़ी कहती है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग का मतलब है आप लव गू पर डिपेंड कर रहे हो क्या? ड्यूक लॉन्ग कहता है बिल्कुल। वो हेड को मतलब नोड करता है, यानी यस ऊपर-नीचे करता है। लव गू बहुत ही यूनिक है। इवन रैंक 9 इमॉर्टल गू भी इससे मतलब उससे भी ज़्यादा स्पेशल। मैंने बोला था ना यार, रैंक 9 गो से भी ज़्यादा स्पेशल ये मिरेकल क्रिएट कर सकता है यार लव गो। मिरेकल कर सकता है इसलिए। मोस्ट इमॉर्टल गू एक ही इफ़ेक्ट या एक ही एबिलिटी देते हैं, बट लव गू का अपोज़िट है ये सब। लव गू तो भाई मल्टीपल इफ़ेक्ट्स अनलीश कर सकता है। इमॉर्टल एसेंस के अलावा भी अलग-अलग रिसोर्स कंज़्यूम कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लव गू की पावर फेट और लक दोनों को रेसिस्ट कर सकती है। यानी ऐसा मान लो, एक लव गो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फेट और लक दोनों काम नहीं करता। देख रहे हो? मैं कहता था कि हेवनली कोर्ट कह रहा हूँ, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू वर्सेस हेवेंसविल कौन जीतेगा? हेवेंसविल फेट को कंट्रोल करती है और ये फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू लक को कंट्रोल करता है। इन दोनों की मैं फाइट करवा रहा था जिसमें कोई आंसर ही नहीं दे पाया। जिसने भी आंसर दिए कोई रिलायबल आंसर नहीं लगा था मुझे उसका। तो शायद लव गू उन दोनों को ही हरा दे। फेरिज़ रेसिस्ट मतलब वो कहते हैं कि रेसिस्ट फेट एंड लक ये क्या? ड्यूक लॉन्ग आके कहता है, बिल्कुल लव कुछ लेवल तक फेट के अगेंस्ट जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो रेड लोटस डीमन वंडेबल ने फेट इमॉर्टल गू को कैसे डैमेज किया होता उस टाइम। ये बोलते हुए ड्यूक लॉन्ग ने एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील कर दिया था। जब उसने रेड लोटस डीमन वंडेबल का नाम लिया, उसकी टोन सीरियस और एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। फेरिस जीवी कहती, व्हाट, उस टाइम रेड लोटस डीमन वंडेबल ने भी लव गू का एक्नॉलेजमेंट पा लिया था क्या? ड्यूक लॉन्ग कहता है एग्ज़ैक्टली, उसने कन्फर्म किया कि रेड लोटस की कोई अदरवर्ल्डली डीमन नहीं था, यानी वो अदरवर्ल्ड डीमन नहीं था, फिर भी उसे फेट को डैमेज कर दिया, फेट को हरा दिया, डैमेज करा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करा लेकिन हराया, थोड़ा बहुत डैमेज करा। ये सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि लव इमॉर्टल गू उसके साथ था। उसी की हेल्प से उसने फेट इमॉर्टल गू को तोड़ दिया था। ड्यूक लॉन्ग एकदम भाई कंटिन्यू आगे करते हुए बोलता है, यीतियान माउंटेन की बैटल के बाद ज़ॉम्बी अलायंस पूरा वाइप आउट हो गया है। सिर्फ कुछ ही शैडो सेक्ट मेंबर्स बचे हैं और स्पेक्ट्रा सोल अभी भी जायंट ड्रीम रेलम में ट्रैप है, फंसा हुआ है। इतने सारे फेट एस्केपीस अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए अब फेट इमॉर्टल गू को रिपेयर करना पहले से काफ़ी ईज़ी हो गया है। ये बोलते हुए ड्यूक लॉन्ग को थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुकना पड़ा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से बोलता है, कहता है, लेकिन चाहे फेट इमॉर्टल गू पूरी तरह से रिपेयर हो भी जाए, हमारा हेवनली कोर्ट अपनी पुरानी ग्लोरी वापस नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। सॉरी, ड्रामा ज़्यादा कर दिया मैंने। फेरी ज़ीवी कहती है, ये जायंट सन इमॉर्टल वंडेबल की वजह से है क्या? ऐसा इसलिए कह रहे हो क्या आप? फेरी ज़ी ने तुरंत ही डिड्यूस किया और आंसर उसे मिल गया था। शायद वो जायंट सन इमॉर्टल वंडेबल की वजह से हो, ऐसा लग रहा है उस आगे ड्यूक लॉन्ग ने एक लंबी सी साँस ली और बोला, हाँ, क्योंकि जायंट सन इमॉर्टल वंडेबल ने उसके बाद के 5 रीज़न में लक पाथ का कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद ही। पहले के टाइम में फेट एकदम फिक्स्ड था। अगर हम फेट को रिपेयर कर लेते, तो हेवनली कोर्ट फिर से टॉप पर आ जाता। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब हमारे पास लक पाथ भी है। फेट सर्टेन होता है, पर लक अनसर्टेन होता है, यानी एक फिक्स नहीं होता। फेट तो देखो फिक्स है, उसका क्या बोलें, लेकिन लक फिक्स थोड़ी ना होता है। गुड लक एक पॉजिटिव और अनसर्टेनिटी या अपने लिए लाता है, ऐसा। और जबकि बैड लक नेगेटिव अनसर्टेनिटी लाता है। अजीब-सी चीज़ थी, ऐसा मान लो रिलायबल नहीं है एक तरीके से। ड्यूक लॉन्ग आगे कहता है, चाहे हम फेट इमॉर्टल गू को पूरी तरह से रिपेयर भी कर दें, हम सिर्फ सर्टेनिटी को कंट्रोल कर पाएंगे, अनसर्टेनिटी को नहीं, यानी अनसर्टेनिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते। सिर्फ तभी जब हम लक पाथ को भी कंट्रोल करेंगे, तब हेवनली कोड पूरी तरह से 5 रीजन के और 2 हेवेंस पर रूल कर पाएगा। ये 2 हेवेंस यानी ब्लैक हेवन, व्हाइट हेवन, और 5 रीजन यानी जहाँ ये सब रहते हैं। पूरी दुनिया को ही कंट्रोल करने के बराबर ही भाई कहना चाह रहा था कि अगर इसने लक को और फेट को कंट्रोल करा तभी हेवनली कोड टॉप पे आएगा, वरना टॉप पे नहीं आ सकता। फेरी ज़ीवी कहती है, तो इसलिए ड्यूक लॉन्ग अपने ऑर्डर दिया कि
10 ग्रेट एशियन सेट के एलीट गो इमॉर्टल को नॉर्थर्न प्लेन्स भेजा जाए ताकि वो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो को स्नैच कर सके, राइट? अगर हम फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन ले आए तो क्या हेवनली कोर्ट को कंट्रोल कर पाएगा? मतलब ये कंट्रोल हो पाएगा? ड्यूक लॉन्ग ने पहले तो हेड को ऐसे कर दिया कि क्या बोला जाए, फिर वो आगे कह भी देता है, कहता है जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की पूरी लाइफ के कल्टीवेशन में 3 स्टेजेस थी। पहला सेल्फ लक, ऑल लिविंग बीइंग्स लक और हेवेंस एंड अर्थ लक। फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन उनमें से सबसे टॉप पर था और यानी सबसे एपेक्स टायर का, सबसे ऊपर स्टेज का। ऑल लिविंग बीइंग्स लक को रिप्रेजेंट करता था। इसका रियल इफेक्ट ये था कि जो भी इस गू को पोजेस करता है वो कंटिन्यूसली अपने आसपास के सभी लाइफ फॉर्म की जो लक है उसको एब्जॉर्ब करता रहता था, यानी ले लेता था लक को। ड्यूक लोंग आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है जैसे अभी माँ होंगी उनको ही देख लो, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू के इफेक्ट से डायरेक्टली उन लोगों से लिंक्ड है जो उसके आसपास हैं। वो उन सबकी लक को एब्जॉर्ब करके माँ होंगी उनमें कलेक्ट करवा रहा था। इसी वजह से शूहू और लेडी वांशु बार बार फेल हो रहे हैं, स्पेशली जब रैंक 8 इमॉर्टल को रिफाइन करने की बात आती है तो उनके सक्सेस के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। आगे बताता है कि फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो रैंक 8 का है पर उसकी रियल पावर क्वासी रैंक 9 के बराबर पहुंच जाती है, यानी बस एक लेवल नीचे है रैंक 9 से। अगर टाइम मिलता रहे तो अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास भी इनफ लक हो तो ये गू और भी ज़्यादा लक को एब्जॉर्ब करके ही अपने एक ही पर्सन में गैदर कर सकता है, यानी एक ही बंदे को बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक ही बना देगा। इसी रीज़न से जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल ने इसका नाम रखा था फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो। इसका मतलब था सभी लिविंग बीइंग्स के लक को एक जगह इकट्ठा करके ऐसी सुप्रीम लक को क्रिएट करना जो हेवन एंड अर्थ को मतलब उसके बराबर हो। यानी समझ रहे हो मैं क्या कहता था, हेवेंस विल वर्सेस हेवनली वो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो, और तुम कहते थे हेवेंस विल जीतेगा। यार देख रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझो थोड़ा, मुझे लगता है कि कोई नहीं जीतेगा या तो ये ऊपर है लक। आगे फेरी जी भी कहती है सो दैट्स इट। ड्यूक लॉन्ग की डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनकर उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन आया, चाहे ड्यूक लॉन्ग ओल्डन एंटिक्विटी एरा से आता हो, यानी एंटिक्विटी एरा याद होगा ना, सबसे पुरानी में से एक आती है, सबसे पहले इमोरियल फिर ओल्डन एंटिक्विटी एरा, ऐसे टाइप की। पर अपनी हाइबरनेशन के दौरान वो कई बार जाग चुका था और इसी वजह से उसके पास बहुत सारे लॉस्ट सीक्रेट का नॉलेज था। ड्यूक लॉन्ग आगे कहता है अगर हम अब फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन हासिल कर लेते हैं तो हम बेसिकली जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के आधे जीवन की कल्टीवेशन को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, गेन कर लेंगे। ड्यूक लॉन्ग आगे कहता है और फ्यूचर में अगर चांस मिला तो हम हेवन एंड अर्थ लक और सेल्फ लक दोनों को ढूंढ लेंगे और उन सब लक पाथ इमॉर्टल गू को इंक्लूड करेंगे फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को कंट्रोल कर सकें और फिर उसके सहारे, समझ ही गए होगे क्या कहना चाह रहा है, उसके सारे पूरा पूरा लक कंट्रोल करेंगे। आगे कहता है ड्यूक लॉन्ग जब फेट गो रिपेयर हो जाएगा तब हेवनली कोर्ट पूरी दुनिया में सुप्रीम रूल करेगा और अगर हमें एक और स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिला तो हम फेट इमॉर्टल गू के साथ लक पाथ इमॉर्टल गू को रिफाइन करके लेजेंडरी रैंक 10 डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। उस टाइम हेवनली कोर्ट हेवेंसविल का पूरा डेप्थ समझ जाएगा, हम खुद हेवेंस के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे और पूरे यूनिवर्स के इंटरनल रूलर्स बनेंगे। ड्यूक लॉन्ग ये सब सॉफ्टली बोल रहा था पर जैसे जैसे वो लास्ट लाइन तक आया उसकी आंखों में एक ब्राइट शाइन आ गई। वो बहुत खतरनाक तरीके से देख रहा था, एकदम आग जल चुकी थी। जैसे इंटरनल लाइफ की बात करता है ना फेंगीवान, एकदम फुल हीटअप रहता है फेंगीवान की इंटरनल लाइफ, भाई अनंत जिंदगी। ऐसे ये भी बात कर रहा था कि रैंक 10 डेस्टिनी। फेरी जी भी कहती है रैंक 10 इमॉर्टल गो। फेरी जी वैसे मतलब इस जैसे लेवल गू को तो भाई ये सुनकर शॉक्ड ही रह गए कि भाई रैंक 10। फेरी जी भी कहती है मतलब रैंक 9 के ऊपर भी रैंक 10 रियलम एग्जिस्ट करता है। वो पूरी तरह से शॉक और डिसबिलीफ में पूछती है ये कि क्या ऐसा होता है। इसी के साथ मैं एपिसोड कर देता हूँ खत्म, क्योंकि आज मैं ज़्यादा लंबा एपिसोड बना नहीं पाया, सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन एक बात है, ये जो बोला है ना इसने कि ये है मतलब फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन हेवन गू को मतलब रिफाइन करेगा, तो इसका मतलब मा होंगिन को तो मारना होगा ही, यानी ज़ाओ लियन उनको तो ये धोखा दे ही रहे हैं पहले से। देखा है सुधरेंगे नहीं राइटियस पाथ वाले भाई, नाम का राइटियस बस।